आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद शबाहत सैद और आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। काशी में 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की आज हो रही है शुरुआत। काशी तमिल संगमम के तवज्जुह से शिमाल और जुनूब की सखावती विरासतों का होगा मेल मिलाप। वाराणसी की सीनियर डिवीजनल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी शृंगार गौरी मामले में हिंदू फरीक का मुकदमा समाअत के काबिल माना। मुस्लिम फरीक के एतराजात को किया खारिज। मामले में 2 दिसंबर को होगी आइंदा समाअत। रामपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कहा, रामपुर में भी बीजेपी लहराएगी कामयाबी का परचम। और लखनऊ के आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल नुमाइश में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2022 का किया जा रहा है इनकाद। 17 से 19 नवंबर तक चलेगा प्रोग्राम। और अब खबरें तफसील से। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगमम का आगाज हो रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को इसका रस्मी तौर से इफ्तिताह करेंगे। 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के तवज्जुह से शुमाल और जुनूब की सखावत का मेल मिलाप होगा। ये मेल मिलाप आम नहीं है क्योंकि काशी से कांची तक की सदियों से एक रवायत रही है। शिव से लेकर शिव तक सैकड़ों साल से तमिलनाडु के अकीदतमंद आकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम प्रोग्राम में हिंदुस्तानी सखावत के कदीम मुख्तलिफ पहलुओं पर माहिरीन और दानिश्वरों के दरमियान अकादमी लेन देन, सेमिनार, बहस व मुबाहिसा जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, जहां दोनों के दरमियान ताल्लुकात और मुश्तरका इख्तियार को फरोग देने पर ध्यान मरकूज किया जाएगा। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की प्राचीन विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की हिंदू परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की एक समझ विकसित करना और इस क्षेत्र में लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। तमिलनाडु का और काशी का जो हजारों सालों से जो संबंध है, इस संबंध को समझना, सुदृढ़ करना और ये दोनों के जनजीवन में और साहित्य में, वांग्मय में जो समान भाव है उसको समझना और नजदीक आना, ये इसका उद्देश्य है। तमिलनाडु से आए समूह काशी की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोली काशी में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यवसायी काशी में अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की समग्र रूपरेखा के साथ आयोजित होने वाले प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। एक दृष्टि से यह बहु भाषाओं का एक संगम है, विशेषतः काशी तमिलनाडु और काशी का संगम है। काशी समागम ज्ञान, संस्कृत और विरासत के हिंदू प्राचीन केंद्रों के बीच की कड़ी को फिर से जोड़ेगा। काशी तमिल संगमम अभियान के विभिन्न पहलुओं, साहित्य, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक नवाचार, व्यापारिक आदान प्रदान, एकजुट एवं अगली पीढ़ी की अन्य प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी केंद्रित होगा। तमिल अभ्यागतों के लिए काशी तैयार है काशी और मागल्ला, 2 संस्कृतियों के संगम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले 1 महीने तक लगातार काशी में फिर से एक बार ज्ञान की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, नवाचार के नए क्षेत्रों पर शोध होगा और कहीं मध्यम पड़ चुकी उस पुरातन संस्कृति को फिर से काशी की धरती पर उकेरा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारी पुरातन संस्कृति क्या रही है। अविनाश के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, वाराणसी।
वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले तमिल संगमम के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को इसका रस्मी तौर से इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु से खुसूसी ट्रेन के जरिए वहां के 210 तुलबा काशी दौरे के लिए आएंगे। ये ट्रेन 18 तारीख को वाराणसी पहुंचेगी। तमिलनाडु से आने वाले 2500 लोगों के खैर मकदम के लिए वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल ने भी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि काशी और तमिलनाडु का सकावती रूहानी रिश्ता रहा है। इन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए काशी तमिल संगमम का इनेकाद कर रहा है। शहर के अव्वलीन शहरी होने के नाते वो आने वाले मेहमानों का शानदार तरीके से इस्तकबाल करेंगी। हमारे धर्मों में भी आपस में समंगम रहे, आपस में प्रेम भाव रहे, आपस में एक दूसरे की संस्कृति को हम लोग इज्जत करें, भावना से उस प्यार से संबंध बढ़ाएं। इसलिए ये समंगम का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे तमिल भाई जो 250 की टीम में कम से कम तो 4-5 बार आएंगे। ये लोग 3 दिन का स्टे करेंगे बनारस में। वो लोग को हम लोग पूरे शहर में काशी विश्वनाथ, रुद्राक्ष, दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय और TFC सेंटर, यहाँ हम लोग उनको भ्रमण कराएंगे, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। और एक गोष्ठी का कार्यक्रम भी BHU में होने जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को खुद उपस्थित रहेंगे। काशी तमिल संगमम के पेश नज़र इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लोग इस इनेकाद को लेकर बेहद पुरजोश हैं। इसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और चेन्नई के IIT और वाराणसी के जो BHU, इन लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है। तमिल संगमम के द्वारा जैसे आदि शंकराचार्य ने 4 मठों के द्वारा पूरे भारतवर्ष को एकता में पिरोया, उसी तरह से काशी और तमिल संगम के द्वारा एक तमिल जो साहित्य है उसको और काशी का जो साहित्य वेद से जो निस्सरित है, दोनों को एकीकरण करने के लिए, अर्थात उसको समझाने के लिए तमिलों के लिए, तमिल सभ्यों के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है। अति प्राचीन काल से द्वितीया तिथि को नवरात्र में द्वितीय दर्शन होता है इनका, और द्वितीया तिथि को इनका दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। और नवदुर्गा सिर्फ काशी में ही ऐसे है जो स्वयंभू नवदुर्गा काशी के अंदर है, क्योंकि काशी के बाहर जितनी भी मूर्तियां हैं सब प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन स्वयंभू मूर्ति जो है वो काशी के अंदर ही है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, विशालाक्षी भगवती अन्नपूर्णा है, और सिद्धपीठ विशालाक्षी का भी यहाँ मंदिर काशी के अंदर विद्यमान है, और उसी के अंतर्गत ये नवदुर्गा मंदिर है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर दायर अर्जी में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में समाअत के बाद आज अदालत ने 7/11 पर फैसला देते हुए कहा है कि मुकदमा काबिल समाअत है और आइंदा तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है। आज की अदालती कार्रवाई के बारे में मालूमात फराहम करते मुद्दई फरीक के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा कि ये बड़ी जीत है। अदालत ने मुखालिफ फरीक की अपील को खारिज कर दिया है और मुकदमे की समाअत को काबिल बताया है। वहीं मुद्दया आलिया के वकील रईस अख्तर ने बताया है कि अदालत के हुक्म की कॉपी का तफसीली मुताला करने के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। दरअसल ज्ञानवापी अहाते में कमीशन सर्वे के दौरान मुबैना शिवलिंग मिलने के मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की जानिब से किरण सिंह ने एक अर्जी दायर की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 अहम मुतालबात के साथ ये अर्जी दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 35 गज जो एप्लीकेशन उनके द्वारा मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल की गई है उसको खारिज कर दिया गया और मुकदमा पोषणीय है। आगे मुकदमे की सुनवाई चलेगी। 2/12 की अगली तिथि नियत की गई है। आज कोर्ट में
एक आदेश आया, ऑर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त थी विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनारस की हमारी तरफ से, और कई डेटों से उसमें डेट पड़ रही थी। उसके बाद आज उसमें एक आदेश आया है, 2 लाइन का आदेश है कि एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है ऑर्डर 7 रूल 11। और तफसीली मालूमात के लिए आइए चलते हैं वाराणसी अपने नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह के पास। हरिकेश जी, क्या है पूरा मामला और आपके पास इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, हमें बताइए। सैयद जी, जैसा आप दिखा रहे हैं अभी कि ये जो मामला है ये पूरा उभर कर आया श्रृंगार गौरी जो केस, उसके बाद श्रृंगार गौरी केस में जब कुछ महिलाओं ने ये दाखिल किया, कोर्ट से निवेदन किया कि हमें श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति दी जाए, पूजन की अनुमति दी जाए, क्योंकि 1991 के पहले रोज श्रृंगार गौरी में लोग दर्शन करने पूजन करने जा सकते थे। 1992 के बाद उसको प्रतिबंधित कर दिया गया ज्ञानवापी की सुरक्षा को देखते हुए, और साल भर में करने के लिए कहा। और जब वो सर्वे हुआ तो उसमें एक शिवलिंग, जिसको हिंदू पक्ष कहता है, वो कथित शिवलिंग की बात की जाती है, उसी को लेकर किरण सिंह ने वाद दाखिल किया था जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। और उस पर चूंकि जो दूसरा प्रतिवादी पक्ष है उन्होंने यह कहा कि यह पोषणीय नहीं है, ये जो इनकी मांग है, 4 मांगे उनकी हैं, जिनमें एक तो यह है कि यह पूरा परिसर हिंदुओं को दे दिया जाए। अच्छा। और पहला ये है, दूसरा ये था कि क्योंकि वो शिवलिंग मानते हैं इसलिए उसको पूजन अर्चन की अनुमति दी जाए। तीसरा, मुस्लिम पक्ष को प्रतिबंधित किया जाए। तो ये इनकी जो मुख्य मांगे थी, इस पर प्रतिवादी पक्ष ने यह कहा कि यह जो है 1991 के तहत इसको जो है पोषणीय नहीं है, सुनवाई योग्य नहीं है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुन लिया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने। उसके बाद 2 तारीख पहले भी पड़ी थी जिस पर वो फैसला देने की बात थी, सुनवाई पूरी हो चुकी थी अक्टूबर में ही। आज फैसला दे दिया है कोर्ट ने कि मेरिट के आधार पर इस वादी पक्ष को सुना जा सकता है, सुनवाई योग्य है, जो 2 दिसंबर को सुनी जाएगी। जी, दोनों पक्षों के वकीलों का आपने दिखाया कि उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को पोषणीय है मामला और 2 दिसंबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगी। प्रतिवादी पक्ष उन्होंने कहा कि अभी उनको पेपर्स नहीं मिले हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। लेकिन जो मानना है कि 2 दिसंबर को अब मेरिट के आधार पर इस पर कोई ना कोई फैसला होगा, पक्ष रखेंगे, सुनवाई होगी जी। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश बहादुर सिंह जी आपको जानकारी देने का। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में पहुंचे। वहां उन्होंने यूपी पवेलियन में लगे स्टॉलों का मुआयना किया। वजीर आला ने कारीगरों, दस्तकारों से बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई भी की। उत्तर प्रदेश ने मेले में अपनी रियासती दिन भी मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश पांडाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां लगाए गए यूपी के सभी जिलों के स्टॉलों पर जाकर कारीगरों और उद्यमियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देशवासियों के सामने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया था। इसके तहत उन्होंने वोकल फॉर लोकल नाम का स्लोगन दिया था। यूपी के सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना अपना यूनिक उत्पाद है। इसे लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए हमने यूपी के परंपरागत उत्पाद की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग भी की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को निर्यात का हब भी बताया। लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। इस व्यापार मेले ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर उद्यमियों के उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने का मौका दिया है, जिसे लेकर ये काफी उत्साहित है। मैं अयोध्या से अविनाश चंद दुबे, और पर साल भी मेरा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। अब फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से मौका दिया गया है। पर साल इस साल में थोड़ा सा अंतर यह है कि पर साल में वोकल से लोकल था, अब मैं ग्लोबल की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारा एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस हमने बनवा लिया है
और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसको हम कैसे पूरी वर्ल्ड में उसको फेमस कर सकें। तो एक प्रयास है हमारा और हमको रिस्पांस मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ योगी जी का। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा भी दिया गया है। मेले में बुधवार को उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस समारोह भी मनाया गया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गिरीश रेशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। रियासत की नई शमसी तवानाई पॉलिसी 2022 को योगी हुकूमत की मंजूरी मिल गई है। इस पॉलिसी के तहत लखनऊ समेत 16 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाया जाएगा। इससे माहौलियात में कार्बन के अखराज को कम करने के साथ ही रियासती हुकूमत गैर रवायती जराए से बिजली की पैदावार को बढ़ा सकेगी। नई पॉलिसी के तहत आइंदा 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। रियासत में 13.5 लाख घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम कायम किया जाएगा। इसके लिए इमारतों के मालिकान को मरकजी हुकूमत की ग्रांट के अलावा रियासती हुकूमत के जरिए 15,000 रुपए फी किलोवाट की शरह से ज्यादा 30,000 रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। सरकारी इदारों और रियासत के सभी तालीमी इदारों की इमारतों पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर रूफटॉप की मंजूरी दे दी गई है। नई पॉलिसी के तहत 30,000 नौजवानों को रोजगार भी मिल सकेगा। उन्हें शमसी तवानाई प्लांट के रखरखाव के लिए तरबियत दी जाएगी। साथ ही उनको सूर्य मित्रों के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने पॉलिसी के तहत किसानों को निजी ट्यूबवेल का शमसी तवानाई पैदा करने के लिए बढ़ावा देने के साथ ही मुसहर, वांटिया और दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल के किसानों को 70% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है, जबकि दीगर किसानों को 60% तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। रियासती सरकार ने काबीना की मीटिंग के दौरान कल उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ऑर्डिनेंस 2022 को मंजूरी दे दी है। असेंबली के सरमाही इजलास में इससे मुताल्लिक बिल लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस में बड़े और कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सिक्योरिटी अफसर की तकर्री लाजमी कर दी गई है। साथ ही अब ऐसी इमारतों के मालिकों को हाउस और वाटर टैक्स की तरह फायर टैक्स भी देना होगा। ये ऑर्डिनेंस मरकजी सरकार के मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 को मंजूर करते हुए तैयार किया गया है। फायर टैक्स से महकमा फायर ब्रिगेड के उन अफसरान और मुलाजमीन को मुआवजा दिया जाएगा जो राहत और बचाव के कामों के दौरान किसी हादसे का शिकार होंगे। रियासत में सयाहत को फरोग देने के लिए योगी हुकूमत रामायण और महाभारत सर्किट बनाने जा रही है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट और बिठूर समेत भगवान राम और माता सीता की जिंदगी से जुड़े मजहबी मकामात को शामिल किया जा रहा है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े मकामात को शामिल किया जाएगा। इसी तरह बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती और रामग्राम समेत भगवान बुद्ध से जुड़े मकामात शामिल होंगे। रियासत में शक्तिपीठ सर्किट की भी तामीर का तस्वुर किया गया है। इसमें विंध्यवासिनी देवी, अशिष्टभुजा, विद्यापाटन, नेमी, शारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, मां शाकुंभरी देवी, शिवानी देवी और शीतला माता के मंदिरों और सिद्धपीठों को शामिल किया जाएगा। महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कपिल्य, अचेतो, वरना, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा और लाक्ष ग्रह जैसे मकामात को शामिल करने के लिए मुंतखब किया गया है। रूहानी मकामात को भी सर्किट के तौर पर तामीर करने के लिए रियासती हुकूमत की स्कीम है। इसमें गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास स्थल, मां परमेश्वरी देवी विदु आश्रम, बिशिष्टु और हनुमान धाम को शामिल किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री योगी जी के दृढ़ संकल्प ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। अटल भूजल योजना घर घर में है आई, जन जन की सहभागिता से जल सुरक्षा नियोजन है बनाई। नई नई सिंचाई विधि अपना कर भूगर्भ जल है बचाना, भूजल संरक्षण कर सबका जीवन है बचाना।
जल भूजल योजना को प्रदेश के 10 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य भूजल में सुधार लाकर खेती के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करना है, जिससे किसानों की पैदावार के साथ साथ आय भी बढ़ रही है। टपक व फव्वारा सिंचाई अपनाएं, जल बचाएं। वर्षा जल का संरक्षण तालाब, चेक डैम और मेड़बंदी इत्यादि द्वारा करें। शिकायत के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-110-121 पर संपर्क करें। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार व भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। रामपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी, शिव बहादुर सक्सेना और रियासत के काबीनी वजीर सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आजम खां की असेंबली रुकनीत खत्म होने के बाद रामपुर 37 असेंबली का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तौर से अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही है। रामपुर में बीजेपी का फूल खिलेगा और हम तरक्याती कामों और स्कीमों को लेकर आवाम के दरमियान जाएंगे। फ्री माहौल में, कम्युनलिज्म फ्री माहौल में और क्राइम फ्री माहौल में चल रहा है और इस बात को हमें आगे बढ़ाना है। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों को लगता है कि बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी का उनका परमानेंट जो है वो ठेका है, वो किसी का नहीं है। जनता सबसे बड़ी ज़मींदार है और जनता ही जनाधार तय करती है। मुजफ्फरनगर जिले की खतौनी सीट से एसपी और आरएलडी के इत्तेहाद से साबिक रुकन असेंबली मदन भैया ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस सीट पर अब तक 3 लोग पर्चा दाखिल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा रुकन असेंबली विक्रम सैनी की अहलिया राजकुमार सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। वो 17 नवंबर को पर्चा नामजदगी के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली विक्रम सैनी को एक मामले में हुई सजा के बाद ये सीट खाली हुई है। लोकदल के और समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, किसानों के, कमेरों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, यही मुद्दे हैं। बाहरी का कोई परेशानी नहीं है। बाहरी सवाल मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ लोग कहते हैं। लखनऊ के आरडीएसओ में सीआईआई के ताउन से आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल नुमाइश और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद किया जा रहा है। ये नुमाइश और कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी। ये मालूमात आरडीएसओ के डीजी संजीव भूटानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस रेलवे टेक्नोलॉजी के शोबे में हाल ही में होती तरक्की की नुमाइश करने वाला ये एक अहम प्रोग्राम है जो एमएसएमई, छोटे पैमाने के ताजिरों और उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आरडीएसओ ने सीआईआई के साथ सहयोग से ये एक मेला इनो रेल 2022 लगाया है, जिसका उद्देश्य है भारत में इंडिजिनस सोर्सेज को रेल इंडस्ट्री के लिए डेवलप करना। जो इनोवेटिव प्रोडक्ट वो लेकर आएंगे उससे हम रेलवे में लगाएंगे और इससे उपकरणों की विश्वसनीयता को सुधारने में और रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा देने में सहायता मिलेगी। हापुड़ के एलएन स्पोर्ट्स क्लब में मुनक्किद उत्तर प्रदेश सीनियर मेजर बैडमिंटन मुकाबले का एडिशनल पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मुकेश चंद्र शर्मा ने मिश्रा ने आगाज किया। मुकाबले में रियासत के मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ियों के ख्वातीन और मर्द जुमरे में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हापुड़ बैडमिंटन एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव सदर पंकज अग्रवाल ने बताया है कि मुकाबला 18 नवंबर तक चलेगा। मुकाबले में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी अलग अलग अजला से हिस्सा ले रहे हैं। वहीं हापुड़ बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजीव गोयल ने बताया है कि मुकाबले में फातह खिलाड़ियों को हापुड़ बैडमिंटन एसोसिएशन की जानिब से 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। गाजियाबाद से आई खिलाड़ी आरुषि ने बताया है कि वो भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु और स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मरीन की तरह ओलंपिक में तमगा हासिल करना चाहती हैं। बच्चों से, सभी से, यहाँ पार्टिसिपेंट से मिला, सभी काफ़ी उत्साही हैं
और इन सबको एक अच्छे गेम के लिए मैंने शुभकामनाएं दी हैं। ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से जो 75 ज़िले हैं उनसे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ये हमारी इसके अंदर बिल्कुल ओपन कैटेगरी रखी गई है जिसमें 5 कैटेगरी है। उसके अंदर वीमेंस सिंगल्स, वीमेंस डबल, मेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स और मिक्स, इस 5 कैटेगरी में वो बच्चे खेलेंगे और उसके अंदर उनको फिर 1 लाख रुपए की प्राइज़ मनी उनको दी जाएगी। जो बच्चे विनर होंगे उन सभी को 1 लाख रुपए कैश हमारी एसोसिएशन की तरफ से वो पैसा दिया जाएगा। स्टेट का चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है जो UPBA उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन से एफिलेटेड है और इसका जो संचालन है हमारे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन कर रही है। इसकी कुल 1 लाख रुपए कैश प्राइज मनी मिलेगी जो बच्चे जीतेंगे। अभी मैं अंडर 15, अंडर 17, अंडर 15 मिक्स डबल की स्टेट चैंपियन हूँ। मैंने इंटरनेशनल जूनियर ग्रैंड प्रिक्स भी खेला था जो पुणे में हुआ था और मेरी आइडल अकाने यामागुची की है जो जापान की है और PV सिंधु जो इंडिया की है। मेरा सपना है कि मैं आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और जितने ज़्यादा मेडल्स हो सके इंडिया के लिए आए मेरे थ्रू। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। काशी में 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की आज हो रही है शुरुआत। काशी तमिल संगमम के तवज्जुह से शिमाल और जुनूब की सखावती विरासतों का होगा मेल मिलाप। वाराणसी की सीनियर डिवीजनल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू फरीक का मुकदमा समाअत के काबिल माना। मुस्लिम फरीक के एतराजात को किया खारिज। मामले में 2 दिसंबर को होगी आइंदा समाअत। रामपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कहा रामपुर में भी बीजेपी लहराएगी कामयाबी का परचम। और लखनऊ के RDSO स्टेडियम में इनो रेल नुमाइश में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2022 का किया जा रहा है इनका। 17 से 19 नवंबर तक चलेगा प्रोग्राम। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।